बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। पीटीआई में नाराजगियां जारी हैं। न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से नाराजगी है बल्कि आपस में भी नाराजगियों का सिलसिला है। आरिफ अलवी से मुकम्मल तौर पे नाराजगी का ऐलान भी किया गया है और साथ ही साथ शेख रशीद, जो कि उनकी पार्टी का हिस्सा नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने इमरान खान साहब के लिए बहुत सी ऐसी कुर्बानियां दी जो उनके खुद अपने वर्कर्स नहीं दे सके। उसके बावजूद भी इस वक्त शेख रशीद साहब की जो नाराजगी है वो साफ नजर आती है। पीटीआई के साथ होगा क्या? क्या बल्ले के निशान के बाद उनकी पार्टी को कोई नुकसान पहुंचेगा? ये सवाल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इसमें यह भी देखना जरूरी है कि क्या पार्टी का मंशूर और पार्टी की पॉपुलरिटी इन चीजों को डैमेज कर सकती है। एक हवाले से तो हम ये भी कह सकते हैं कि जहां पे पाकिस्तान में यहाँ पे लिटरेसी रेट कम है और लोग निशानात पे चलते हैं तो उसमें हाँ जरूर फर्क पड़ सकता है। ये जरूर हम कह सकते हैं कि 5 से 7% पीटीआई को निशान का झटका लग सकता है। लेकिन अगर इस वक्त डिजिटल मीडिया में जहां पे पीटीआई बहुत इन है और सबसे ज्यादा पीटीआई का सोशल मीडिया विंग जो है अभी भी काम कर रहा है बहुत सारी पकड़ धकड़ के बावजूद भी, तो हम ये कह सकते हैं कि उनके लोगों को जो भी निशानात अलॉट हुए हैं वो जल्दी भी वायरल हो सकते हैं। पीटीआई अपना प्लान ए बी सी तमाम चीज़ों पे अमल कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अब भी पीटीआई के जो वोटर्स हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। ये ज़रूर है, एक बड़ी तल्ख हकीकत है कि ख़वातीन की सीट्स और अक़लियतियों की सीट्स, इससे हाथ धोना पड़ेगा किसी भी तौर पर। आगे जाके जब कौमी असम्बली में अगर पीटीआई अपनी अक्सरियत के साथ शामिल हो भी जाती है तो उनके लोग जो मुख्तलिफ आज़ाद नौइयत से आगे बढ़ रहे हैं वो उनके साथ भी शामिल हो सकते हैं और फिर किसी और के पास भी जा सकते हैं। ये हम ये नहीं कह सकते इस वक्त कि फ्लोर क्रॉसिंग वाला मसला जो सबसे पहले पंजाब असेंबली में खड़ा हुआ था वो वाकई पीटीआई पे भी आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर उनका कोई भी उम्मीदवार आगे चल के आज़ाद उम्मीदवार हैसियत से खड़ा होता है और जिस तरह से पीटीआई ये दावा करती है कि उसका वोट बैंक आज भी मौजूद है, तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि वोटर तो अपनी जगह रहेगा। वोटर को सिर्फ ये बताने की जरूरत है कि उसके जो पार्टी वाला है, जो उसका पीटीआई वाला है, उसका निशान कौन सा है। आगे चलते हैं। जनाब लतीफ खोसा साहब ने बहुत सही तरीके से उन्होंने बात भी की है, काफी गुस्से में भी नजर आ रहे थे। वो तो कहते जी लेवल प्लेइंग फील्ड, क्या पूरी फील्ड ही उठा के रख दी है। एक तरह से ठीक भी है। दो इसमें परसेप्शन जाते हैं, एक लतीफ खोसा साहब का और दूसरा परसेप्शन ये है कि पीटीआई से 2021 से कहा जा रहा था कि जो उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं वो ठीक होंगे, करवा लिए जाएं, लेकिन उन्होंने चूंकि पार्टी उन हालात में थी कि इलेक्शंस ठीक तरह से नहीं करवा सकती थी, तो ये एक हकीकत है कि कागजात में और सबूत के तौर पे कहीं पे भी पीटीआई अपना केस ठीक तरह से नहीं लड़ सकी, ना साबित कर सकी। बहुत सारी चीज़ों में पीटीआई जहां तमाम शवाहिद मौजूद रखती है और वो अपने आप को बचाती आई है बहुत सारी चीज़ों में, इस मामले में पीटीआई के वकला कुछ हमें कमज़ोर नजर आए। जो गुफ्तगू हुई चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा वो मैं पढ़ के सुना दूं, क्योंकि कोर्ट के लफ्ज़ हैं तो उसको मैं यहां से वह नहीं कर सकती, उसको मैं रीड करके बताती हूँ। चीफ जस्टिस साहब क्या कहते हैं, आपने हमारा फैसला मानना है तो माने, नहीं मानना आपकी मर्जी। आप केस चलाना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते, केस तो उन्होंने वापस ले लिया क्योंकि उसकी अब कोई अब वक़्त बचती नहीं थी कि अगर वो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला केस जो है वो उसको आगे लेके चलते। तो आगे कहते हैं जनाब आपको फैसला पसंद नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, आपने जो फैसला किया इसका मलबा हम पे ना डालें। वो मलबा क्या थे जनाब, ये इलेक्शन कमीशन वाला मामला ही था, इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला मामला था। हमारा काम इंतखाबात कानून के मुताबिक करवाना है, इलेक्शन का मामला हमने नहीं उठाया। पीटीआई की दरखास्त में 12 दिन में तारीख मुकर्रर की, इलेक्शन कमीशन कहता है रहा पार्टी इंतखाबात कराएं लेकिन नहीं कराए। आगे चलते हैं, किसी और सियासी जमात पर एतराज़ है तो दरखास्त ले आएं, कानून हम नहीं बनाते, कानून पर अमल करवाते हैं। आपको कानून नहीं पसंद नहीं है तो बदल दें। ये एक मामला अपनी जगह। एक और मामला जो डिस्कस करेंगे वो आगे भी है जनाब के जो इसकी सेनेट में जो करारदाद मंजूर हुई थी उसको मानने से साफ इनकार कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाब इंतखाबात तो टाइम पे ही होंगे और इंतखाबात की जो तारीख है वो सदर साहब की मर्जी से तय हुई है। तमाम मौजूआत पे बात करेंगे, कुछ पीपल्स पार्टी को भी लेंगे और पीपल्स पार्टी का सिंध के किरदार पे भी आगे चल के बात करेंगे। आगे चलते हैं जनाब, मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद होंगे मोहसिन काज़मी साहब, आप तजियाकार हैं, उनके साथ हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद आसिफ खान साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, और फवाद अहमद सीनियर सहाफ़ी। आप तमाम हजरात का शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। सबसे पहले चलते हैं मोहसिन काज़मी साहब की तरफ। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। सर एक्सपेक्टेड था, कुछ चीज़ें हमें कह भी नहीं थी। केस जब आ रहा था सैटरडे को इस चीज़ को डिस्कस करते रहे हम, लेकिन इसके आफ्टर फैक्ट्स अभी भी मौजूद हैं
और आगे भी इसके चीजों को याद रखा जाएगा? किस तरह से देखते हैं बल्ले के निशान का ना मिलना? अच्छा, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है, बल्ले का निशान या किसी भी पार्टी का जो निशान होता है वो उसका नाम होता है असल में। क्योंकि हमारे क्या लिटरेसी रेट बहुत कम है, वरना बाई नेम भी हो सकता था, तस्वीर लग के भी हो सकता था, लेकिन आपने खुद ही इस बात का ख्याल रखा कि चूंकि हमारी अक्सरियती आबादी जो है पढ़ी लिखी नहीं है तो उनको एक निशान देना चाहिए। अब आपने बल्ले का निशान उसका ले लिया, जिस तरीके से भी लिया, अभी उस बहस में नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन बात यह है कि वो आपने उसका निशान नहीं लिया, आपने उसका नाम भी ले लिया। अब देखिए टेक्निकली प्रॉब्लम क्या है। अगर पीटीआई इस काबिल नहीं थी और उसने गलत इलेक्शन करवाए तो क्या इलेक्शन कमीशन के पास उसके कानून में ये लिखा है कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन से हम मुतमईन नहीं हुए तो उसका निशान छीन लेंगे? अगर लिखा है तब तो ठीक है, नहीं लिखा है तो फिर आपने इस इख्तियार को कैसे इस्तेमाल किया? मुल्क की वहदत को पारा पारा भी किया है आपने। देखिए ना, इस वक्त हमें मुल्क के अंदर इस्तेकाम चाहिए, ये नहीं सर इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और उसका हक है कि वो अगर इस किस्म का फैसला करता है, अगर वो उसका फिर काम क्या रह जाता है? वो यही तो देखेगा कि अगर कोई पार्टी जो 24 करोड़ आवाम पे हुकूमत करने जा रही है उसकी 500 लोगों में भी जमहूरियत है कि नहीं है। अब दूसरी पार्टी इस पर अमल करती है नहीं करती, ये एक अलग बहस है। डॉक्टर साहबा, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ उनके इलेक्शन कमीशन के कानून में ये अगर लिखा है कि अगर हम किसी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतमईन नहीं हुए तो हम उसका निशान ले लेंगे। सर इस तरह तो नहीं लिखा, लेकिन ये है कि पार्टी की हैसियत ही खत्म हो जाएगी ना। नहीं, मेरे सवाल इस बात का टेक्निकल चीज का जवाब दिया जाए ना। हर चीज के अंदर एक चीज होता है, आप ये काम करें, अगर आपने ये नहीं करा तो हम ये करेंगे, ये होता है ना जुर्माना। आपने अभी ANP को क्या कहा, 20 लाख आपने उसका जुर्माना किया है, 20 लाख का मेरा ख्याल, और क्या कहते हैं आपने उसको टाइम दे दिया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लीजिएगा, मई तक का टाइम दिया है। तो यहां भी ये मसला हल हो सकता था। एक तो आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन आप तीसरी दफा करवा सकते थे, चौथी दफा करवा सकते थे, और जो चीज आपको उसमें ऑब्जेक्शन थी वो पॉइंट उनको बताते कि भाई हमें ये चीजें इसमें गलत नजर आई, लिहाजा आप इसको सही करें। जैसे अदालत में आप एप्लीकेशन डालती हैं, पिटीशन डालती हैं, तो रजिस्टर इस वक्त कम था, इस वक्त वक्त भी कम था, तो और इतने कम वक्त में हो नहीं सकता था। अगर पीटीआई से 2021 से जब से खान साहब की हुकूमत गई थी तब से कहा जा रहा था, तो उसको उस वक्त हालात बड़े बेहतर थे पीटीआई। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, मैं असल में पीटीआई को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। नहीं सर, ये बात नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आपके अलावा, मतलब हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पीटीआई के वोटर सपोर्टर हैं, वो सुनना चाहते हैं, वो बहस सुनना चाहते हैं। बिल्कुल इसलिए देखिए, पीटीआई को इलेक्शन कराना चाहिए तो उस वक्त इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। फर्ज कीजिए आपने करवाए, दोबारा उनके कहने पे किए नहीं किए, फिर आपने उनको रिजेक्ट कर दिया कि वो इंट्रा पार्टी, उसके बाद उसके फैसले को आपने 70 दिन महफूज रखा। एक हफ्ते के बाद बताते थे कि आपने ये जो इलेक्शन कराए हमसे मुतमईन नहीं है और आप दोबारा इलेक्शन कराइए। आपने उनको टाइम कब दिया? जब आपने शेड्यूल अनाउंस कर दिया। अब शेड्यूल का मकसद क्या होता है? जहनी तौर पे हर सियासतदान, हर वोटर, हर सपोर्टर ये तैयार हो जाता है कि अब जो इलेक्शन हो रहा है, अब हमें अपना अपना काम करना है। इसमें जब इतने दिन रह गए, 50 दिन रह गए, आपने उठा के उसका निशान छीन लिया। और मज़ाक़ा खेज बात यह कि जो निशान इलाट कर रहे हैं लोग, आप जरा देखिएगा, मुझे तो हैरत है, आप कम से कम उस कैंडिडेट से तो पूछ लेते कि तुम्हारा कौन सा निशान इलाट करे। आप कर रहे हैं ना, ये अपना कानून, ये बड़ा गलत कानून है ये बना हुआ। तीन निशान दे देते, कोई एक आप सेलेक्ट कर लीजिए। अच्छा सर, अब मेरी ये बात तरह से पूरी करने दी है। इतना बड़ा कैंडिडेट खड़ा हुआ है, लतीफ खोसे साहब, माहिर कानून है, बहुत अच्छा है, बेस्ट पार्लियामेंटेरियन भी है, सीनियर सियासतदान भी है। आपने उनको निशान क्या दिया है? आपको मालूम है क्या दिया है? के फॉर काइट। ये कोई निशान होता है? मुझे बताइए। ये निशान तो समझ में आ रहा है कि प्याला निशान है, मोबाइल निशान है,
ये के कहाँ से दे दिया आपने उसको? चलिए सर मैं आगे बढ़ती अच्छा, हूँ। अब जिस देहात के अंदर कौन आदमी इसको पढ़ेगा, कैसे ठीक क्या? है, मैं कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पे बात कर लूं। अगर पार्टी निशान पे बल्ले पे बात हो रही है, बिल्कुल ये मैं तो शुरू से आप मेरे प्रोग्राम्स उठा के देख लें, मैंने यही कहा है कि इलेक्शन से इतनी जल्दी किसी भी पार्टी से इलेक्शन निशान लेना ठीक नहीं है। लेकिन पीटीआई शायद भूल रही है कि बल्ले का निशान उसने किस तरह से लिया था, और ये बात याद रखनी चाहिए कि उस वक्त जब एक पेज होने की बात की जा रही थी तो वो एक पेज वालों ने ही वो बल्ले का निशान अलॉट करवाया था, और ये इलेक्शन कमीशन का हक है कि वो कौन सा निशान किसको देते हैं। हाँ, ये जरूर है कि निशानात के मामले में थोड़ा सा बेहतर तरीके से इस मामले को हल होना चाहिए था कि कौन सा निशान दिया जा रहा है, वो एक मुज़ायका खेज बात जरूर हुई है। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो कौन सा निशान अलॉट करना चाहती है या नहीं करना चाहती, वो उसका अपना हक है। ये जरूर है कि बड़ी पार्टीज को अपने तौर से हक होता है, लेकिन इस वक्त चूंकि आजाद उम्मीदवार के तौर से लड़ रहे हैं। और दूसरी बात मैं अपने नाज़रीन को बताती चलूं कि जब हम निशानात की बात करते हैं और इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात की बात करते हैं, तरक्की याफ्ता मुमालिक में ना इलेक्शन कमीशन होता है, ना निगरां हुकूमत सेटअप होता है। आपकी 2 या 3 पार्टीज होती हैं, बहुत बहुत भी 3 पार्टीज होती हैं, वो इलेक्शन। आपने तो पूरा पलंदा यहाँ पे लाके रखा हुआ है। पाकिस्तान में एक खिचड़ी बनी हुई है जमातों की, कौन किसको वोट दे, कौन किसको वोट ना दे। तो फिर इलेक्शन कमीशन भी निशानात के लिए क्या करे। आगे चलते हैं जनाब। मोहम्मद आसिफ खान साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। सर क्या समझते हैं, इस वक्त आपके ऊपर भी वक्त आ चुका है, लेकिन आपकी पोजीशन थोड़ी डिफरेंट थी। आपने 2002 में रातों रात एक पार्टी भी खड़ी कर दी, मखदूम अमीन फ़हीम सामने भी आ गए। लेकिन पार्टी का इस वक्त जो पीटीआई का वोटर है वो इस वक्त मायूस नजर आता है, और लतीफ़ खोसा साहब ने मजीद मायूस कर दिया है। होना भी चाहिए था, एक टेक्निकल बात है। क्या समझते हैं इस फैसले को तारीखी तौर पर किस तरह से याद रखा जाएगा? देखें, ये इंटर पार्टी इलेक्शन जो अभी हुए हैं, इससे पहले भी जब इनके इलेक्शन हुए थे तो उसमें इनकी पार्टी के अपने बुनियादी जो रुकन थे, जो पार्टी के फाउंडर्स थे, उन्होंने सवाल निशान लगा दिया था। जैसे कि जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने कहा था कि पैसा चला, मेरे जैसा गरीब कारकुन कैसे पार्टी का अहदेदार बन सकता है। मेरे ख्याल हामिद साहब ने भी इस पर बात की थी, और वो पार्टी छोड़ के इसी बुनियाद पे गए थे कि इंटर पार्टी इलेक्शन इनका बिल्कुल ही फ्रॉड था। वो ये कहते थे, वो ये बात रिकॉर्ड के ऊपर है। तो जब इतनी चीज़ एक बुनियाद पड़ चुकी थी और इतने अरसे से ये लोगों के जहन में चल रहा था कि इनका इंटर पार्टी इलेक्शन फ्रॉड है, तो फिर वो अकबर एस बाबर साहब मुस्तकिल पीछे लगे हुए थे। तो आपको इस इलेक्शन को बहुत ज़्यादा एक फाइन तरीके से कराना चाहिए था, क्योंकि आप पे नजरें थी और आप पे अपनी पार्टी के बुनियादी रुक अरकान का भी इल्ज़ाम थे। तो मैं समझता हूँ दूसरी पार्टी की निस्बत आपको बड़ा मोहतात होकर ये काम करना चाहिए था, जो आप नहीं कर सके। लतीफ़ खोसा साहब हमारे पार्टी के भी रहनुमा रह चुके हैं और वो एक माने हुए वकील हैं, तो उनको ये मशवरा देना चाहिए था कि इस हसास मौके पे इसको बिल्कुल फाइन तरीके से। उन्होंने आज जो कमेंट पास किए हैं वो आपकी नज़र से गुजरे हैं? लतीफ़ खोसा साहब ने आपकी पार्टी के बारे में जो बात की है, अभी मैं उसको जी उन्होंने ये कहा है कि जब हमारी पीपल्स पार्टी में मैं जब था तो वहाँ पे भी बिला मुकाबला लोग, कोई भी बिलावल भुट्टो जरदारी या जरदारी साहब के अगेंस्ट नहीं खड़ा होना चाहता था, तो इसलिए वो बिला मुकाबला पास हो जाते थे, वो आ जाते थे। इसी तरह से पूरे पाकिस्तान में चीफ जस्टिस साहब ने एक नुक्ता उठाया था समाअत के दौरान कि क्या पूरे पाकिस्तान से बिला मुकाबला आपके जो है वो इलेक्ट हो गए हैं। तो ये मामले पे उन्होंने आज बात की। उस वक्त खैर फैसला हो चुका है कि ये पीपल्स पार्टी में भी ये होता रहा है। देखिए, लतीफ़ खोसा साहब जिस जगह की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं खुद पार्टी का अहदेदार हूँ और मैं NA 235 का उम्मीदवार भी हूँ, पार्टी ने मुझे टिकट दिया है। मैं खुद पार्टी का जब इलेक्शन हुआ था मैं उम्मीदवार था, और कराची का अलादीन पार्क के साथ एक बैंक्वेट है, हमने वहाँ पे इसको अरेंज किया था और वहाँ बॉक्स रखे गए थे। तो मैं वहाँ खुद तकरीबन 850 वोट मुझे मिले थे, मेरे मुखालिफ को 165 वोट मिले थे। हमारे इलेक्शन इस तरह से ज़िले सतह पे भी हुए। तो इंटर पार्टी इलेक्शन होते हैं, उसके तरीक़ेकार होता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, जो कायद है, जो कायदीन हैं, उनकी बात अलग है, जाहिर सी बात है पार्टी वाला भी सोचेगा कि इनके मुखालिफ हम खड़े हों, तो वो भी एक मोहब्बत का भी होता है कि पार्टी लीडर से आपकी मोहब्बत भी होती है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो निचली सतह पे जो भी हुए हैं, जो इलाके की सतह पे हुए हैं, वो बिल्कुल ठीक तरह से होते हैं, इसमें कोई इबाम नहीं है कि अगर कोई कहता है कि जनाब जमहूरियत नहीं है, ये बात होती है। तो देखिए, अभी हमारी पार्टी के ने जब एप्लीकेशन ली तो एक हल्के से 40-40 लोगों ने अप्लाई किया। तो हमारे अंदर जो खुद हमारे साथी होते हैं वो माफ़ नहीं करते। अगर हम इतना बड़ा फ्रॉड खुद करने बैठेंगे ना कराची की सतह पे, सिंध की सतह पे, तो आपको ये चीज़ मीडिया पर नज़र आएगी, आपको प्रेस क्लब में नज़र आएगी, आपको पीपल्स पार्टी के सेक्रेटेरिएट में नज़र आएगा। आप कहेंगे कि वाकई अंदर कुछ ऐसा घपला हुआ है जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी का अपना कारकुन परेशान है और उसको शिकायत है।
जब आपको ये शोर नज़र ना आए, आप समझ लें कि बड़ा कि सेटिस्फैक्ट्री अमल जो था वो मुकम्मल हुआ है, वरना आपको हमारे आपस के मामलात में नजर आ जाएगा कि हमने अंदर घपला किया है। ना नजर आया, आप समझ लें शफाफियत से। मोहम्मद आसिफ साहब इस तरह सुकून से जो बातें कर रहे हैं तो लगता है कि वैसे भी मैं पीपल्स पार्टी के बारे में कहती हूँ, बाइस नहीं होते, कि वो अपने वर्कर को काफी सपोर्ट करता है और बात मानता भी। ये अलग बात है कि कौन किस तरह से सीट पे आया, आला दर्जे पे हम बात करेंगे जमहूरियत किस पार्टी में, तो जमहूरियत किसी पार्टी में नहीं है, सिवाय हमें जमात इस्लामी में नजर आता है कि उसके जो है वो हेड बदलते रहते हैं और बाकायदा उसमें होता है। लेकिन एक चीज तो है, ये आप पाकिस्तान की सियासत पे इस पे सवाल भी नहीं उठा सकते, जो बोरोसी सियासत की बात करते हैं तो उस पर आप सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन हाँ, पीपल्स पार्टी का वर्कर जो है वो इसलिए अपनी पार्टी से मुतमईन भी रहता है कि वहां पे वर्कर का ख्याल भी रखा जाता है और बहुत सारी जमहूरी चीजों को साथ लेके भी चला जाता है। लोग तनकीद करें तो करें। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक हुआ है, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। बल्ले का निशान, सवालिया निशान जरूर बना हुआ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस सवाल को भी मध्यम कर दिया जाएगा। सवाल ये बनता है इस वक्त जो इम्पोर्टेंट है कि तारीख इस बात को कैसे याद रखेगी। फवाद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू जी। फवाद, क्या समझते हैं इस वक्त एक परसेप्शन आ रहा है कि पीटीआई के साथ बहुत बुरा हुआ है। एक तरफ ये परसेप्शन आ रहा है, एक तरफ ये है कि खुद पीटीआई अपने केस को वकला सही तरीके से पेश नहीं कर सके। लतीफ खोसा साहब की गुफ्तगू काफी गुस्से में नजर आ रहे थे। एक तरफ वो सुप्रीम कोर्ट पे गुस्सा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ पार्टी में अपने भी इख्तलाफ चल रहे हैं। शेख रशीद साहब उनका हिस्सा नहीं है, लेकिन उनके भी इख्तलाफात नजर आ रहे हैं। उसके बाद जनाब आरिफ अलवी साहब से भी मुकम्मल तौर पर कुट्टी वाली सिचुएशन हो गई है। क्या समझते हैं इस वक्त पार्टी कहाँ खड़ी हुई है? देखिए जी, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जज्बाती नारों के ऊपर बनने वाली एक पार्टी है। दूसरों को चोर चोर कहना और अपने आप को हाजी और मोमिन साबित करना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब तक का तर्ज सियासत रहा है। अब जहां तक अगर केस की बात की जाए, टू बी वेरी प्रिसाइज, बड़ी वाजे किस्म की बात है कि पाकिस्तान पूरी कौम ने देखा, कोई ये सिर्फ ऐसा परसेप्शन नहीं है कि जो किसी खबर की बुनियाद पर हम कायम करें। 2-3 दिन प्रोसीडिंग चलती रही, पूरी कौम ये देखती रही। एक वकला की फौज, जफर मोहज है, बड़े बड़े नामवर वकील हैं, वो सारे के सारे खड़े चीफ जस्टिस को इस बात का जवाब देने से कासिर हैं कि डॉक्यूमेंट्स किधर हैं, अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए गए तो उसका नोटिफिकेशन किधर है, अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए गए तो उसकी फीस कहाँ जमा करवाई गई, अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए गए तो उसको किस तरीके से कारकुनान तक पहुंचाया और जिन लोगों ने नॉमिनेशन फॉर्म मांगे उनके साथ क्या बिहेवियर किया गया। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब उस मकाम पर आ गई है कि जहां वो ये मानने के लिए तैयार है कि हमसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के दौरान गलतियां हुई। ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या इतना बड़ा उसके पीनल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को खत्म कर दिया जाता और उनसे बल्ले का निशान छीन लिया जाता। तो इसका जवाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नहीं देना, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने देना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये फैसला है कि जिसको चीफ जस्टिस ने या तो नॉल एंड वॉइड करना था या इसको जो है वो सस्टेन करना था, और इसने जो है वो फैसले के ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन में कायम रहना था। तो बड़ी बुनियादी सी बात है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का कुछ लेना देना नहीं था। अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के फैसले को इस बुनियाद पर खत्म करता कि नजरिया जरूरत कोई जिंदा हो गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत जिंदा रहनी चाहिए और कोई जमहूर का हक है, तो बहरहाल फिर जस्टिस मुनीर का मामला हो सकता था। लेकिन जाहिर है कि ये राय है, राय के अंदर इख्तलाफ मौजूद है। एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि जो क्या समझता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद मौका मिलना चाहिए था। दूसरी जानिब अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इक़्तिदार में भी रही है, मैं अफसोसनाक इसलिए कह रहा हूँ कि किसी एक ऐसे आदमी के लिए कि जो जमहूरियत को जो है वो पसंद करता और मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती चाहता, उसके लिए एक अफसोसनाक मामला होगा कि एक पार्टी जो 3, साढ़े 3 साल, 4 साल इक़्तिदार में रही, जिसके कायद का दावा यह था कि वो 20, 25, 30 साल जद्दोजहद करते रहे इस मुल्क के अंदर एक तब्दील लाने के लिए, उसका शिराजा इस बुरी तरीके से बिखर गया। सूरत हाल ये है कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जड़ें ही इतनी खोखली थी कि उन जड़ों के अंदर जिस वक्त थोड़ी सी तेज आंधी चली है तो वो जड़ से उखड़ना शुरू। अच्छा फवाद, ये बात आप मुझसे पहले भी प्रोग्राम में एक दफा कह चुके हैं कि पार्टी की जड़ें खोखली हैं। अगर खोखली हैं तो फिर अवाम क्यों है उनके साथ? और अगर अच्छा, इसके साथ ही एक दूसरा क्वेश्चन भी बनता है कि वो कह रहे हैं जनाब लतीफ खोसा साहब, पार्टी का शिराजा बिखर गया, तो आप समझते हैं कि अगर उसका वोटर है तो शिराजा बिखर गया, और अगर जो जड़ें इतनी खोखली हैं तो वोटर क्यों मौजूद है? देखें जी, आज के दिन तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल परसेप्शन की एक जंग जो है वो जीतने में कामयाब रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एग्रेसिव स्ट्रेटजी के जरिए बयान करना चाहती है कि वो जो गलत फैसले भी करती है, उनकी जो अदा है वो बड़े दिल फरेब और बड़ी दिलरुबा है, और बाकी सबकी जो अदाएं हैं वो जो है वो काबिल मजम्मत है। बुनियादी तौर पर ये बयानी की जंग है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत आगे होती है।
और जब मैं बयानी की जंग आपको इस पे कह रहा हूं तो फिर ये बात वाज़ेह है कि सोशल मीडिया का महाज हो या किसी भी महाज के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी राय को जो है वो पहाड़ बनाकर दिखाने में साबित करने में कामयाब होती है। और यही वजह है कि आपका सवाल भी इसी मुताल्लिक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपुलर क्यों है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके मुताबिक पॉपुलर है तो उसका बैरोमीटर क्या है, आपको ये कैसे पता लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपुलर है? तो इसका बड़ा वाज़ेह और सादा जवाब है कि किसी भी शख्स को, चाहे वो मैं हूं, आप हो या आपके साथ बैठा हुआ कोई भी मेहमान हो या प्रोडक्शन टीम में से कोई फर्द हो, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए पॉपुलर लगती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये साबित करने में अपने नैरेटिव के जरिए कामयाब हुई है। अगर आप बात करें 2018 के इलेक्शन की, तो 2018 के इलेक्शन में जितने वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिए, उससे ज्यादा वोट उन तमाम जमातों ने लिए कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालिफ थी, अगर उनके कुल वोट को जमा किया जाए। इस वक्त भी देखें, आज बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में 12 करोड़ वोटर हैं और 10 करोड़ हमारे हैं। ये तो उनका दावा है कि 10 करोड़ हमारे हैं। अगर 10 करोड़ उनके वोटर हैं तो ये वोटर और सपोर्टर उस वक्त कहाँ थे कि जब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुश्किल वक्त था। 9 मई के बाद तो शायद 10 मई या 9.5 मई के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई फर्द आपको सड़क पे निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो ये कौन सा इनकलाब था, ये कौन सा जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली थी। बुनियादी मसला ये है कि एक परसेप्शन बना दिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात, सबसे पॉपुलर जमात है, और खुद ही उसको कभी जो है वो तहरीक इंसाफ कहती है कि जी हम बहुत पॉपुलर हैं। अच्छा, हमें कोई फर्क। एक और बात फवाद, ये तहरीक इंसाफ नजरियाती वाला जो शोशा उठा था वो अपने तौर से प्लान सी बिल्कुल कामयाब जा रहा था उनका, लेकिन अचानक लगता है कि वो नजरों में आ गया। और जब नजरों में आया तो जाहिर सी बात है वही होना था जो होना चाहिए था उसके साथ। लेकिन क्या एक पार्टी अपनी स्ट्रेटजी तो बनाती है ना कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, लेकिन वो भी बिल्कुल ही ठप हो गया उनका प्लान सी। इस पे क्या कहते हैं तहरीक इंसाफ नजरियाती के हवाले से? प्लान ए तो उनका ये था कि वो 10, 15, 20, 25, 30 साल इक़्तिदार के अंदर रहेंगे, एक ही पेज के ऊपर रहेंगे और जो है वो अमन की माला जो है वो जपेंगे। प्लान बी, सी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी सोचा ही नहीं था। देखिए, बुनियादी तौर पे पॉपुलरिटी का जो बुखार होता है ना, वो होता ही ऐसे है कि उतरने के बाद इंसान को मदहोश कर देता है, और जिस वक्त वो चढ़ा हुआ होता है उस वक्त इंसान को किसी और जो है वो अर्श के ऊपर ले जाता है। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी अपनी तंजीम साजी के ऊपर ये बात बहुत करते हैं मोरसी सियासत की, ये बात बहुत करते हैं कि जी सिंगल पार्टी रूल है, लेकिन क्या इमरान खान के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई एक फर्क भी ऐसा था जो कि इमरान खान का हम पल्ला हो या उसकी बात से इख्तलाफ कर सके? कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई एक फर्द ऐसा हो कि जो इमरान खान से ऊपर हो। आपको याद होगा कि जावेद हाशमी सदर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक दिन खड़े खड़े कंटेनर के ऊपर उन्होंने जावेद हाशमी को फायर कर दिया। 2014 के धरने के दौरान की बात है या उसके बाद की बात है। तो ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना हाल है। रह गई बात उन तमाम मामला की जो उसके साथ दरपेश हैं, वो सारे के सारे मामला एक एक करके खुल के आ रहे हैं और आपके सामने यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको सस्टेन नहीं कर पा रही। तो ये सारी सूरत। अच्छा, हम दूसरी तरफ जाएं फवाद। एक सवाल आप, फिर मैं अपने दूसरे गेस्ट की तरफ जाऊंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं 2 ही जमातें रह गई हैं, मुस्लिम लीग नून और जनाब उनकी अपनी जमात। क्या ख्याल है आपका इस पे? नहीं, ये तो सोचना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म हो गई है, ये भी खामख्याली है। देखिए ना, जब हम एक इंतहा की तरफ जाते हैं और उस इंतहा के अंदर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक ऐसी पार्टी थी कि जिसने कभी अपने आप को मुनज़्ज़म नहीं किया, जज्बाती नारे लगाए, तो फिर हमें ये भी सोच लेना चाहिए कि उन जज्बाती नारों के पीछे भी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि जिसना बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि हमारा मुकाबला शायद नून और पीपल्स पार्टी का है, तो ऐसा भी नहीं है। जाहिर है मुकाबला होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारान को मुश्किलात का सामना जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी जो वोट बैंक मौजूद है। केपीके के अंदर एक बहुत बड़ी कुव्वत की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो टफ टाइम देगी इन तमाम कैंडिडेट्स को जो इस वक्त खड़े हैं। ठीक है फवाद, हमारे साथ ही रहिएगा। मोहसिन काज़मी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सवाल नहीं पूछूंगी, कमेंट दीजिएगा। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी ये तबसरा कर रहे थे सब साहबान। देखिए, हमारी मुल्क की आबादी 25 करोड़ है, तो मैं कहता हूँ 50 करोड़ आंखें देख रही हैं, 50 करोड़ कान सुन रहे हैं। आप उन्हें कैसे मुतमईन करेंगे? मुझे कर लेंगे, आप कर लेंगे, डरा के, धमका के, जो भी तरीका आपके इस्तेमाल करने का है।
उनको कैसे मुतमईन करे? वो देख रहे हैं, वो तो ज़हनी तौर पे तैयार थे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा पीटीआई के इमरान खान माइनस हो जाएंगे। चलिए वो माइनस हो गए, जेल चले जाएंगे, वो जेल चले गए, लोगों को जाके आपने कैद कर दिया, वो सब अभी तक, हालांकि कैद क्या कि इतने अरसे में तो आपको उनको सजाएं देनी चाहिए थी, जिन लोगों की जो सजाएं थी, कुछ नहीं किया। अब सूरत हाल ये है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि पीटीआई कमज़ोर है, तो मैं समझता कमज़ोर नहीं है। हाँ, इनको बहुत प्रॉब्लम ये हुई कि इनकी वो जो मखसूस सीटें वो हाथ से छीन ली गई, वो उसमें गेम होता है बहुत बड़ा। लेकिन टेक्निकल नहीं मिल सकती ना, छीनने का तो सवाल नहीं है, टेक्निकली नहीं मिल सकती उनको। नहीं, जो खवातीन की थी ये और मखसूस सीटें थी ना, वो तो पार्टी को मिलती है ना। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ, टेक्निकली तो उससे बहुत बड़ा लॉस हुआ ना, आप ये समझ रहे कि उससे लॉस हो रहा। चलिए अब आप जरा उस नुक्ते की तरफ जाइए, हमारे भाई भी बैठे हैं, ये भी इस पर तवज्जो दें, ये सियासतदान है कि जब ये कल इलेक्शन हो जाएगा और पार्लियामेंट के सामने जो लोग आएंगे, और अगर अक्सरियत आजाद उम्मीदवार की आ गई तो पार्लियामेंट चलेगी कैसे? यही पार्लियामेंट जिसको आप चलाने के तरह है, वो चलेगी कैसे, ये बताइए? क्योंकि पार्लियामेंट में पार्टी की अक्सरियत कम होगी, पार्टी वालों की, आजाद वालों की ज्यादा होगी। बिल्कुल वही बलूचिस्तान वाला गेम शुरू होगा कि वहां आजाद अक्सरियत वाले कवी हो जाते हैं, पार्टी वाले वीक पड़ जाते हैं। उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में आपको फिर डिसॉल्व करनी पड़ेगी ये आपको। नहीं सर, इसमें टेक्निकल बात यह है कि डिसॉल्व तो नहीं करनी पड़ेगी, इसमें और चीजें सामने आ जाती हैं। और अगर पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, इसीलिए कहा जाता है पंजाब पे सबसे ज्यादा कौमी असेंबली की सीटें हैं। अगर पंजाब में और भी बहुत सारी पार्टीज हैं जो कि इस वक्त तहरीक इंसाफ का मुकाबला भी कर सकती हैं, नून लीग हमारे पास मौजूद है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपनी पोजीशन रखती है, और जब से ये केस खत्म हुआ है उनके चेयरमैन के हवाले से नाअहली वाला, तो वो थोड़ी सी और स्ट्रांग भी हो गई है। तो लिहाजा ये कहना कि पार्टी की क्या आगे हैसियत रहेगी, ये अपने उनके वोटर, उनके जो उम्मीदवार है उस पर डिपेंड करता है कि आगे सियासत कहाँ लेके चलते हैं। आगे चलते जनाब मोहम्मद आसिफ साहब, जिस तरह से हम इमरान खान साहब के बारे में कहते थे ना कि साबिक चेयरमैन पीटीआई के हवाले से कि बात करते हैं तो सोचते नहीं हैं, और ये एक परसेप्शन था कि जी बड़े आराम से वो बात कर जाते हैं, इसी तरह से आपके चेयरमैन जो है इस वक्त कोई भी बात कह जाते हैं, लगता है कि वो भी वक्त के साथ साथ ही सीखेंगे। क्या इस वक्त ये कहना ठीक है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग रह गई है, बाकी कोई पार्टी मौजूद नहीं है? देखिए, चेयरमैन साहब ने जो बात की है, अगर वो इस वक्त समझ में नहीं आई इत्तेफाक से अगर, तो बड़ी दूर रस है। हाँ, विजनरी लीडर्स जो होते हैं उनकी बात काफी अरसे क्या बात है, सही है, तो समझ में आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, आपने बात की थी जमात इस्लामी के बड़ा शफाफ है। अगर जमात इस्लामी में बहुत शफाफ अमल होता है इसका, तो प्रोफेसर गफूर साहब ये बहुत कॉम्पिटेंट लीडर कराची के, मतलब कराची के नहीं, वो जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान के, रहते कराची में थे। लेकिन कराची का लीडर किसी भी पार्टी में आना एक बड़ी बात होती है। उनका बड़ा अमल था, बड़ा एक तजर्बा था, पार्लियामेंटेरियन भी रहे, और उस पार्लियामेंट के जब उसका, तो वो अपनी ये तस्वुर लेके दुनिया से चले गए कि अमीर जमात इस्लामी बनेंगे। अगर ऐसी मेरिट होती, ऐसी शफाफ इलेक्शन हो रहे होते, तो मेरे ख्याल में वो जिंदगी में एक दफ़ा ज़रूर अमीर जमात इस्लामी बनते। सवाल निशान तो है उधर भी। चले हम जमात इस्लामी से इसका मौक़िफ़ लेंगे। जी सर आगे आप मुझे बताएं कि इस वक्त इतनी पार्टीज मौजूद हैं, केपीके में अपनी तौर पे जमात इस्लामी की हैसियत भी है, तहरीक इंसाफ भी मौजूद है, और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की भी अब उस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते। फिर भी ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी जो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी रह गए, तहरीक इंसाफ नहीं है? आपका विजन क्या कहते हैं इस पर? देखिए, तहरीक इंसाफ उस वक्त भी बड़ी पार्टी नहीं थी जब इसको बड़ा बनाया गया। जब जिन को बोतल से निकाला गया तो शायद उनको भी नहीं पता था कि जिन दोबारा बोतल में नहीं जाएगा। तो जिन लोगों ने इसको बड़ा बनाया था, मुझे आज भी मुशर्रफ साहब की किताब के कुछ अल्फाज याद हैं कि हमने जब इमरान खान को कहा कि तुम 35 सीटें ले लो, हम तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बना देंगे आज़ाद जमा करके, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे 100 सीटें चाहिए। तो हमने उनको कहा जाओ अब तुम इलेक्शन लड़ लो, तो शायद उनको 2 या 3 सीटें मिली थी। तो अब 2-3 सीटों वालों को आप जब 100 से ऊपर सीटें देंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये बड़ी पार्टी है, या बड़ी पार्टी वो होती हैं जो अताब में रहने के बाद भी अपनी मतलूबा सीटें ले लेती हैं, बहुत ज़्यादा इंजीनियर्ड होने के बाद भी। मुझे याद है, मैं छोटा था उस ज़माने में, राहुल रिजीम में नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन हुए और मुख्तलिफ निशानात दिए गए। उस वक्त भी कराची का मेयर हमारा बनते बनते धांधली से रह गया, रात को 2 बंदे अगवा कर दिए, वरना अफगानी साहब की जगह अब्दुल खालिक अल्लाह वाला थे वो मेयर। वो कभी पूरी हो गई आज इस दफा, 1 साल पहले? उस वक्त सारे आज़ाद निशान थे, आवाम दोस्त थे, हम सबके अलग अलग निशानात थे। फिर मुशर्रफ के ज़माने में इलेक्शन हुए, सबके अलग अलग निशानात।
और जिया रजीम में पूरे मुल्क में भी अवाम दोस्त पे इलेक्शन लड़े और पीपल्स पार्टी ने अपने नुमाइंदे लेकर आए, हालांकि बाइकआउट तभी भी का फिर भी पीपल्स पार्टी ने कभी भी, मतलब मैं आपको लगेगा कि मैं बड़ा आसानी से मुश्किल बात कर रहा हूँ, तो वो शायद इसलिए कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। जेलें हों, रेलें हों, थाने हों और मार्शल के मुकाबला करना हो, फौजी आमलियत का मुकाबला करना हो, हम इतना कर पीटीआई के डूबने की वजह ये तो नहीं है कि आपके जो लोग छोड़ के गए थे वही पीटीआई को मशवरा दे रहे थे, उनके पास जमा हो गए थे वो जाके? देखिए, हमारे लोग जो उनको मशवरा देने गए ना, वो मुफ्त में नहीं गए, वो इमरान खान साहब ने हायर किया है। अच्छा जी, फीस देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर। देखिए ना, ये क्या आप समझ रही हैं? सर वो फिर बड़ी बात उन्होंने साबिक चेयरमैन पीटीआई ने एक पत्ता खेला होगा, तो आपने भी तो सिंध हाउस में बहुत सारे पत्ते खेले थे। उन्होंने तो फीस देके हायर की है ना, उन्हें मशवरा देने वाले। तो सिंध हाउस में कुछ नहीं हुआ था जब इनकी खान साहब की गवर्नमेंट की थी? आप तो खुद कहते हैं, आपके तो चेयरमैन खुद कहते हैं हमने गवर्नमेंट भगाई है उनकी। नहीं, वो तो आईनी तरीके से भगाई ना, तहरीक पेश हुई और वो हाथ खड़े किए। सिंध हाउस में कुछ नहीं हुआ था सर, जो इस्लामाबाद में सिंध हाउस है उसमें कुछ नहीं हुआ था। देखिए, लोगों की वीडियोस आई थी, बयानात आ रहे थे, अगर सब जगह से पार्टी के पत्ते तो खेले जाते हैं। सियासत यही है, लेकिन पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली सियासत का हिस्सा है, जो मुझे डर है कि आगे यही होने जा रहा है, जो अभी थोड़ी देर पहले मोहसिन काज़मी साहब बात कर रहे थे अलग अलग। देखिए, जब वफाक में उनकी हुकूमत थी और सूबों में उनकी हुकूमत थी, तो इस्लामाबाद तक में यह शर्त था कि KPK का CM अपनी फोर्स के साथ इस्लामाबाद में घूमता था, तो शायद उनके मेंबरान को खतरा होगा, तो वो सिंध हाउस में अपने आप को सेफ समझ रहे होंगे। बड़ा मतलब मामला थे ना सर, खतरा था या बिठाया गया था? वो तो आजाद बैठे हुए, तो उन्होंने कहा खुद बैठे हुए। जब उनका इंटरव्यू हुआ, तस्वीर नहीं आई थी उनकी, ऑडियो भी आई थी, वीडियो पैगाम आए थे, हम अपनी मर्जी से यहाँ पर वो अपने आप को सेफ समझ रहे थे। अगर आप उनको सिंध हाउस में नहीं रखती, इस्लामाबाद में किसी होटल में रख लेते, आप पार्लियामेंट लॉजेस में रख लेते, कहने कहीं तो रखते हैं ना। जब गिनती होने जा रही होती है तो मेंबरान कहीं तो होते हैं ना। चलिए सर, आपने लाजवाब कर दिया कुछ चीज़ों में, मैं ऑन स्क्रीन बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। बहरहाल आगे चलते हैं जनाब, मेरे पास कितना वक्त है ब्रेक का, वरना मैं फवाद साहब की तरफ सवाल लेके जाऊँ? ठीक है फवाद, यहाँ पे अब मुस्लिम लीग नून ने आखिरकार बाकायदा इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया है। पहले तो बड़ी आराम से चीज़ें चल रही थी, क्योंकि उनको पहले ही पता है कि आगे उनके बड़े जो ग्रीन कार्ड है उनको शो कर दिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके लिए बड़े कारपेट बिछा दिए गए हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि इस इलेक्शन कैंपेन से उनको कोई खातिर ख्वाह नताइज मजीद कोई मिलने जा रहे हैं, या पार्टी जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रहेगी, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है? देखिए जी, मुस्लिम लीग नून खुद इस कंफर्ट जोन के अंदर चली गई है, जहां वो समझती है कि उन्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जलसे जुलूस जब थोड़े बहुत करने होंगे वो कर लेंगे, टीवी कैंपेन जब थोड़ी बहुत चलानी होगी आखिरी हफ्ता डेढ़ हफ्ता तो वो चला लेंगे। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, उसी से मुकाबला था फिर नून लीग का और पीपल्स पार्टी का। तो अब जब मुकाबले की फिजाई उस तरीके से नहीं है, खुद अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो सिंध के अंदर उन्हें भी मज़ामत का कोई सामना नहीं है। जिस तरीके से पहले वो सीटें जीतते रहे, जो हैदराबाद से लेके कश्मीर तक, कश्मीर से लेके कोटकी और कोटकी से लेके उमरकोट तक, वो अब भी उन्होंने उसी तरीके से जीत जानी है, उसमें भी कोई बड़ी मज़ामत नहीं है। यहाँ पे कोई बड़ी सियासी तब्दीली नहीं आई। हमने देखा कि GDA से पहले सिंध डेमोक्रेटिक अलायंस एक वक्त में बना था, जब इम्तियाज शेख साहब उसकी सरबराही करते थे, उसका हिस्सा थे। कोई फर्क नहीं पड़ा 2002 से 2008, 2008 से 2013, 13 से 18, ये तमाम इलेक्शन हमने अपनी आंखों से देखे हैं, लेकिन किसी में मैंने कोई बहुत बड़ी तब्दीली सूबे सिंध के अंदर आती नहीं देखी। बाकी रह गया सिंध का दारुल हुकूमत कराची, तो कराची के अंदर कुछ सूरत कुछ ऐसी वाज़ेह नहीं है कि यहाँ पर किसका मुकाबला किससे होगा और कौन जीतेगा। ज़ाहिर है मज़ाफ़ाती इलाके जो है वहाँ पर पीपल्स पार्टी अपनी मुकम्मल कोशिश करेगी कि वो वहाँ पर कामयाब हो जाए, और बाकी इलाकों के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी को थोड़े से मज़ामत का सामना होगा। तो ये भी कोई गैर मामूली नहीं है। इससे पहले भी पीपल्स पार्टी कभी यहाँ से कराची के मुख्तलिफ इलाकों से। अच्छा मैं यहाँ पे आपकी बात को मैं चाहती हूँ कि उसी का कंटिन्यू रहे। आपने कहा कि पीपल्स पार्टी की सीट्स अंदरून सिंध में की भी बात की और कराची में वाज़ेह पोजीशन नहीं है। कुछ अरसे पहले तक हम जमात इस्लामी को बड़ा एक्टिव देख रहे थे। जमात इस्लामी हमें जो है वो लोकल इलेक्शन में एक्टिव नजर आ रही थी। फिलहाल जब से ये इत्तेहाद वाली बात हुई है GDA की और MQM की, मुस्लिम लीग नून की, उसके बाद जमात इस्लामी का तो कोई नाम ही नहीं है। ऐसा लगता है कोई स्टेक ही नहीं है आगे इलेक्शन में। किस तरह से देखते हैं इस जमात इस्लामी की पोजीशन को? देखिए जी, कराची की अगर बात करें, सिर्फ कराची की बात, तो कराची के मुख्तलिफ हलकों में जमात इस्लामी एक अच्छा वोट बैंक रखती है। जिला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अगर MQM को माजी में भी किसी ने जो है वो मज़ामत
दी या एमकेएम का मुकाबला किया या एमकेएम के मुकाबले में दूसरे नंबर पे आए तो वो अच्छा, मेरा ख्याल है फवाद आप इसका मुझे बहुत डिटेल में जवाब देंगे और मैं चाहती हूँ कि इसका जवाब मुझे मिले, मैं भी चाहती हूँ, लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के फौरन बाद आपके सामने आते हैं और यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है जी। फवाद कंटिन्यू कीजिएगा। सिंध और कराची की सूरत हाल पे हम बात कर रहे थे और जमात इस्लामी के स्टेक की बात कर रहे थे। देखिए जी, जमात इस्लामी का मैंने जिस तरह से ब्रेक से पहले कुछ रफ्तार पकड़ी थी तो आपका ब्रेक आ गया, लेकिन चलें कोई बात नहीं है, ऐसा होता है। कराची में कुछ 5-6 अजला की अगर हम बात करें तो कराची में अगर मलीर की किमाड़ी की बात करें तो यहाँ पर शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस तरीके से मज़ाहमत का सामना ना हो, बहुत आसानी के साथ सीटें जो है वो निकल आए जिस तरह वो पहले माजी में भी लेती रही है। लियारी में नबील कबूल साहब बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं। इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी उस तरीके से कोई अफरियत नहीं खड़ा हुआ जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब शफकत शाह साहब से हार गए थे। तो लियारी भी तकरीबन आप क्लियर कह लें। जिला साउथ की दूसरी सीट जो है वो डिफेंस की है, यानी कि जिला जनूबी के अंदर लियारी और लियारी के बाद दूसरी डिफेंस की लिफ्टन और फिर सदर के मुख्तलिफ इलाकों की है। तो ये सीट देखना होगा कि इसमें जो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे हारती है, क्योंकि इसमें कोई चांस लगता नहीं है। अगर आप आरिफ अलवी साहब की 2 मरतबा की कामयाबियां देखें, ज़िमनी इंतखाब देखें, बिल्कुल मुख्तलिफ डायनामिक होती है, लेकिन आरिफ अलवी साहब की 2 मरतबा की कामयाबियां देखें तो वो 50-50 हजार से जायद वोट लेके कामयाब हुए, यानी कि एक दफा 70,000 वोट लिए और मुखालिफ के 20,000 वोट थे, दूसरी दफा उन्होंने 90,000 वोट लिए और मुखालिफ के 30,000 वोट थे, तो 50-60 हजार के डिफरेंस के साथ वो यहाँ से जीतते रहे। तो ये सीट जो है वो बहरहाल पार्टी के लिए मुश्किल होगी। जमात इस्लामी की अगर स्पेसिफिक पोजीशन की बात करें तो जिला वस्ती के अंदर वो एमकेएम को जो है वो एक टफ टाइम देगी और वहां पर उनका मुकाबला एमकेएम से ही होगा। जिला शर्की की बात अगर हम करें तो जिला शर्की के अंदर भी एमकेएम, जमात इस्लामी और शायद कुछ जगहों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला हो। वस्ती के अंदर भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं मज़ाहमत करेगी और डेंट डालेगी, किसी की सीट खा जाएगी या किसी की सीट किसी को जीतने से हरवा देगी। लेकिन ये सारी सूरत के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि जमात इस्लामी के लिए भी कोई बहुत खुला मैदान है और जिस तरीके से वो बआसानी पूरे जो है वो अजला को जो है वो क्लीन स्वीप कर गए थे बल्दियाती। फवाद आपकी बात की कंटिन्यू करूंगी, लेकिन एक छोटा सा मुझे इसका जवाब दीजिएगा कि मैं एक जगह जमात इस्लामी के जलसे से मेरा गुजर हुआ, वहां पे लाउड स्पीकर में एमक्यूएम के कहानियां किससे बताए जा रहे थे। तो क्या हमारे पास अभी भी जमात इस्लामी के पास सिर्फ यही डर है कि एमक्यूएम का मुकाबला है और किसी का भी नहीं, जिस तरह हम बहुत पहले देखते आए थे। अब एमक्यूएम वापस आ गई है, जमात इस्लामी सिर्फ वही चीज़ों को दोहराएगी। आपको क्या लगता है कि सिर्फ यही नैरेटिव है कि कराची को तबाह बर्बाद इस जमात ने किया है तो आप हमें वोट दें? देखिए, असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहर की बड़ी पार्टी थी अगर आम इंतखाबात की बात की जाए 2018 की, और अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही चैलेंज है इन दोनों बड़ी जमातों के लिए कि जो एक दूसरे का मुकाबले में उतरी हुई हैं। लेकिन महसूस ये होता है कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिराजा चूंकि बिखरा हुआ है, कैंडिडेट क्लियर नहीं होंगे, कोई जेल के अंदर मौजूद होगा, किसी को कैंपेन चलाने की इजाजत नहीं होगी, तो अमली तौर पर हो सकता है कि मुकाबला तहरीक इंसाफ के बजाय जमात इस्लामी और एमक्यूएम का ही हो। लेकिन दोनों जमातें कट्टू साइज होकर बड़ी मुनासिब सी सूरत के अंदर मौजूद है। एमक्यूएम को भी जिस तूती बोला करता था कराची के अंदर के जो या चिड़िया पर मारने से पहले ही पूछती थी कायदे तहरीक से कि पर मार लूं या ना मार लूं, वो मामला उनके भी नहीं है। उनके भी आपस में इख्तलाफात बहुत हैं और इसके साथ साथ लंदन फिक्शन अपनी जगह मौजूद है। खुद पार्टी जो है वो बड़े मुनासिब अंदाज से 3-4 सीटों पे आ गई थी 15-20 सीटों से। तो दोनों ही गरीब पार्टी हैं और ये वो गरीबों का आपस में मुकाबला है। समझे कि भूखे का भूखे से मुकाबला है और इसके अंदर देखना है कि कौन जो है वो जल्दी गश खा के गिरता है। तो इस वक्त अगर सूरत को आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर मैदान से बिल्कुल गायब हो जाए तो ये दोनों पार्टियां आपस में 2-2, 4-4 सीटें शायद ले जाए, वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कराची के अंदर प्रेजेंस को या मकबूलियत को या मौजूदगी को किसी तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बल्कि मैं आपको एक बात और जिम्मेदारी से कहूँ, पूरे पाकिस्तान में कराची से लेकर खैबर तक अगर किसी शहर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज्यादा वोट और कामयाबी मिली तो वो कराची था। लाहौर शहर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शफकत महमूद और 1-2 सीटों के अलावा कौन सी कौमी असेंबली की सीट मिली, ये गिनवाना मुश्किल है। इस्लामाबाद की 2 ही सीटें थी, 2-3 सीटें वो तीनों जीत गई। ठीक है, इस्लामाबाद ठीक है। फवाद आपका मौकफ हमारे पास आ गया, बड़ी तफसील से आपने बताया। जी मोहसिन काज़मी साहब, कराची और सिंध की सूरत हाल पे क्या इस वक्त समझते हैं कि किस तरह से आप सियासत देख रहे हैं, किसका पलड़ा भारी रहेगा? असल में वक्त कम है, वरना आइंदा किसी प्रोग्राम में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक लफ्ज़ डील आपने सुना है, ये डील क्या है इंशाल्लाह इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इसके लिए चूंकि वक्त ज़्यादा चाहिए।
अब रहा कराची की बात करें, आप देखें कि ये लोगों ने जो इत्तेहाद किया है अपनी मर्जी से इत्तेहाद नहीं किया है, अच्छा, ना इनको इत्तेहाद की जरूरत थी। क्यों? एमक्यूएम आज से नहीं, एक जमाने से कराची के अंदर इलेक्शन लड़ रही है और बड़ी कामयाबी हासिल की। एमक्यूएम ऐसी जमात है, बच्चा बच्चा जानता है, इनकी पतंग को पहचानता है, इनके झंडे को पहचानता है, लेकिन इन्हें क्या जरूरत पड़ गई कराची के अंदर कि मुस्लिम लीग से आपने दोस्ती कर ली? मुस्लिम लीग की तो यहाँ सीटें भी नहीं है। तो अब मसला सिर्फ ये है कि आप सबको, इन सबको जिनको मैं बगल बच्चा जमात कहता हूँ, काफ लीग, जीडीए, ये अब इसमें एमक्यूएम शामिल हो गई। जीडीए में भी 5 जमातें हैं जी, मतलब जीडीए की कंप्लीट बात कर रहा हूँ, और ये एमक्यूएम उसमें शामिल हो गई। ये इसलिए तैयार की जाती है कि अब जब इलेक्शन के बाद हुकूमत बनने का वक्त आएगा तो स्पेयर व्हील यहीं से निकलेंगे। अच्छा, आप समझे ना? हाँ, तो वो इनको पूरा खान साहब की हुकूमत गिराई थी। इनको पूरा पता है कि हमें सीटें कितनी मिलेंगी। मैं आपको बता दूं, ये गारंटी भी मत जाए कि जो इनको गारंटी दी गई है कि हमने यहाँ से अपना आदमी नहीं खड़ा किया, जहाँ आपको सीट दे दी है, ऐसा नहीं है कि जीत जाएंगे। यही ऐसा जमात इस्लामी तो खैर वैसे भी नहीं इतनी ज्यादा सीटें लेती, साफ बात ये है। भाई जमात इस्लामी के किसी नुमाइंदे को आप प्रोग्राम में लेके आ जाएं ताकि जमात इस्लामी की जो तनकीद हो रही है उसको भी हम उसको खत्म खुल करते के हैं। बात हो रहा है जब जी, कोई साहब बैठे। मैं असल में मसला ये है कि सिंध की सियासत पे जब बात होती है तो हमने पिछले जो लोकल इलेक्शन में जमात इस्लामी की पोजीशन देखी, वो अब कहीं नजर नहीं आ रही। इस पे क्या बात है? बहरहाल आगे चलते हैं, क्योंकि आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद आसिफ खान साहब, और NA 235 से आप इस वक्त जो है अपनी कागजात नामजदगी आपने जमा करवाए हैं। सर किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले ये बताइएगा कि कौन सा हल्का है? देखिए, जो पार्टी ने मुझे जो टिकट दिया 235 से, इसमें स्कीम 33 कराची की वो पूरी है, और अलासिफ स्क्वायर से लेके गुलशन मेमार की एक राउंड अबाउट है, उससे होते हुए थोड़ा सा हम जब हसनाबाद की तरफ जाएंगे, ये पूरे इलाके मेरे इसमें शामिल हैं। और इस तरफ जब आप जाएंगे यूनिवर्सिटी, उससे आगे वाले इलाके में अली मादिल शेख साहब की पर्सनल जमीनें भी बहुत ज्यादा हैं, वही वाले इलाके की लड़ी है। अब मेरे ख्याल में अली मादिल शेख की जो जमीनें हैं वो शायद मलीर और गडाफ में भी बहुत हैं, तो उस पर जो जमीन आगे मेरे लिए एक शॉकिंग न्यूज थी कि वो मतलब आप तस्वुर नहीं कर सकते आगे जो इलाका है वो किस हद तक अली मादिल शेख साहब का है। जी, तो जो कंटोनमेंट के इलाके 3 वो भी मेरे हल्के में शामिल हैं। और अब जो आपने हल्के की कराची की सियासत में और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की और वोट की बात की, तो तहरीक इंसाफ से जब बल्ले का निशान नहीं छीना गया था, 9 मई का वाक़या नहीं हुआ था, उस वक्त भी हमने ज़िमनी इलेक्शन में मंदुखेल साहब हमारे फैसल वाडवा साहब से वहाँ से अक्सरियत से जीते थे। फिर हकीम बलूच साहब हमारे, जिसपे इमरान खान खुद खड़े हुए थे उस सीट से, वो सीट हमने जीती सर, थी। वो आप बल्दिया टाउन वाले इलाके की बात कर रहे हैं? टाउन हो गया, एक मलिर से हकीम ज़िमनी जो इंतखाबात हुए थे उसमें सर उसकी तो बात ना करें। बिमंदुखल साहब, जिस तरह का आप अभी उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जिस पे पूरा प्रोग्राम निकल जाएगा। जी, अच्छा, फिर इसमें अगर ऐसे सवाल आते हैं तो जब सर आपका जो इलाका है उसमें पहले कौन मौजूद था? उसमें जो आपने अली मादिल शेख साहब थे, ठीक है। और अब कौन है? कौमी असेंबली से सैफुर रहमान थे जो अभी भी हैं, उसमें थे। अभी आपको क्या कैसी पोजीशन लगती है इस वक्त? मुकाबिल असल कौन है इस वक्त? देखिए, इस वक्त जो हमारा मुकाबला है, जो मैं समझता हूँ वो थोड़ा बहुत अगर है तो जमात इस्लामी से, जमात इस्लामी से, ठीक है, क्योंकि जो लास्ट इलेक्शन है वो है बल्दियाती। सर बल्दियात में तो उस इलाके से आपका ही पीपल्स पार्टी का ही एक जो है वो रुकन मौजूद है वहाँ पे, जिनसे मैंने इंटरव्यू लिया था, नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ पे जो लोकल पार्टी से जो जीते हैं वो पीपल्स पार्टी के ही जीते। और अभी जो इन साहब ने कहा कि शर्की में नजर नहीं आती, ईस्ट में 5 टाउन है जिसमें 3 टाउन पीपल्स पार्टी ने जीते और 2 जमात इस्लामी ने जीते। और जिस हल्के से मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ उसमें 2 टाउन आते हैं, सुराबगोट टाउन और सफूरा टाउन। सर मुझे मुख्तसरन बताएं कि आप इस इलाके में खुद गए होंगे, जाहिर सी बात है कराची के रहने वाले हैं, क्या तब्दीली आप चाहते हैं कि इस इलाके में हो? वो कुछ शॉर्ट्स आप मुझे बता दीजिए। देखिए, जब इस इलाके में मैं अभी नहीं गया, मैं तकरीबन 1.5 साल पहले जब बल्दियाती की कंपेन चल रही थी तो मैं उसको वो जिम्मेदारी मेरे पास थी, तो पूरी कंपेन मैंने चलाई थी। तो इस एरिया में जो पीपल्स पार्टी अवाम की सतह पर उनके मामलात को, उनकी मुश्किलात को हल करने में कामयाब हुई, जो 7 स्पेल बारिश के थे वो थे, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिला और उसी रिस्पांस की बुनियाद पे हमारे 2 टाउन हमने जीते इस इलेक्शन के बाद।
तो वरना तो इससे पीटीआई भी इलेक्शन में खड़ी हुई थी, पीपल्स पार्टी पीटीआई ने कोई टाउन नहीं जीता यहाँ से। जिस कौमी असेंबली के यानी कि आप पूरी उम्मीदें और काम भी करना चाहते हैं। जी जिस कौमी असेंबली के उम्मीदवार वहाँ के सैफुर रहमान थे, जो अभी भी उम्मीदवार हैं, उस यूसी में जिसमें वो खुद रहते हैं, उस यूसी अल्लाह का शुक्र है कि पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ हैं। मोहसिन कासमी साहब, मोहम्मद आसिफ साहब, फवाद अहमद साहब। बहुत से हलकों की बात होती है और मेरे प्रोग्राम में जो लोग आते हैं अच्छे खासे लोग तो वही होते हैं जो कि नॉमिनेट हो चुके हैं। कराची के इस हल्के की भी बात की, वहाँ पे भी मैं ज़ाती तौर पर जाती रही हूँ। दूसरे हलकों की कल परसों भी बात हो रही थी, पिछले उनमें भी मेरा जाना हुआ है। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि एक साल तो आपके इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट के हो गए, कोई आपको चेंजेस नजर नहीं आई हैं। पीटीआई ने भी गवर्नमेंट की, इस हल्के में कोई आपको तब्दीली नजर नहीं आई है। दुआ मेरी वही है जो मैं कर सकती हूँ, मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।